अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वायरस एंड इट्स डिस्कवरी। हम लोग वायरस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और वायरस को डिस्कवर कैसे किया गया उसकी डिस्कवरी के बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। वायरस जो है एक लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ विनोम से अखज़ किया गया है जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड यानी कि जहरीला लिक्विड। वायरस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स विच कंटेन आइदर DNA और RNA enclosed by proteinaceous coat and reproduce only in living cells। आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ये डेफिनेशन एक से ज़्यादा इसकी करेक्टरिस्टिक्स का कलेक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन सेलुलर इट मीन्स कि ये ना तो लिविंग कंसीडर किया जाता है और ना ही ये नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में रखा जाता है। हमने पीछे 5 किंगडम्स पढ़े थे, 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। किंगडम मनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया और किंगडम फंजाई। इन पांचों किंगडम्स में हमने वायरस को कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स के दरमियान में कंसीडर किया जाता है। जब ये होस्ट के अंदर मौजूद होता है तो तब ये एज अ लिविंग कंसीडर किया जाता है। जब ये होस्ट बॉडी के बाहर मौजूद होता है तब ये एज अ नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। इन्फेक्शंस एजेंट्स विच कंटेन आइदर DNA और RNA की ये एक इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट है या इसको इंटाइटिस भी कह सकते हैं, पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, जिसके अंदर DNA और RNA मौजूद होता है। और ये DNA और RNA जो होता है ये प्रोटीन के गिलाफ के अंदर लिपटे हुए होते हैं। इनक्लोज बाय प्रोटीनेशियस कोट एंड प्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स के ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा सेल्स के अंदर ही अपनी नस्ल बढ़ा सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है। वायरसेस यूज बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट के जो वायरस होते हैं ये होस्ट की ही बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं। वायरस की अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। ये जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर होता है उसके सेल के अंदर जाके अटैक करता है, वहाँ पे जाके उसके सेल की सारी मशीनरी को या कह लें कि पूरे सेल पर अपना कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद फिर उस पूरे सेल की मशीनरी को अपने मुताबिक यूज़ करता है, अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। जब ये यूज़ कर रहा होता है और अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो उसी दौरान ये इन्फेक्शन कोज कर देता है। अब ये उसकी मशीनरी को यूज़ क्यों करता है? ये उसकी मशीनरी को यूज़ इस वजह से करता है, इसने DNA की रेप्लिकेशन करनी होती है, प्रोटीन बनाने होते हैं ताकि जो अगली इसने अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है या अगली नस्ल पैदा करनी होती है उसमें उनकी नंबर्स जो है वो इक्वल रहे। तो इस वजह से ये वायरस जो होता है ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज़ करता है। ये अपनी इसकी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरोलॉजी। वायरो मीन्स वायरस, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजी। वायरोलॉजी साइंस की या कह लें बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग वायरस की स्ट्रक्चर, वायरस में म्यूटेशंस कैसे आती है यानी कि वायरस वक्त के साथ साथ अपने आप को कैसे चेंज कर लेता है, और दूसरा ये वायरस का लाइफ साइकिल क्या होता है, ये अपने नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करता है, ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे कैसे कंट्रोल करता है और किस तरह से उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, और ये इन्फेक्शन कैसे कोज करता है। इन सब की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इस सब की स्टडी को हम लोग एक ही ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, वो है वायरोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वायरस को डिस्कवर कैसे किया गया। डिस्कवरी ऑफ वायरस एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर 1822 to 1895 एंड रॉबर्ट कुक 1843 to 1910 द वर्ड वायरस वाज अंडरस्टूड एज अ पॉइजनस दैट कोज डिजीज एंड डेथ। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लुइस पास्चर और रॉबर्ट कुक के दौर के से यही समझा जाता था कि वायरस एक जहर है जो सिर्फ बीमारी पैदा करता है होस्ट के अंदर और बाद में उसकी मौत की वजह बन जाता है। Now viruses are known as particles of nucleic acid with a protein coat. They replicate in living cells. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वायरस पे हम लोगों ने मज़ीद स्टडी की, उसके बाद हमें ये जानने को मिला कि जो वायरस होते हैं ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड माइक्रोमॉलिक्यूल है, इसके अंदर DNA या RNA मौजूद होता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन के कोट कह लें या प्रोटीन का एक गिलाफ होता है जिसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। दे रेप्लिकेट इन लिविंग सेल्स के ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा सेल्स के अंदर ही अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सम वायरल डिजीज़ हैव बीन नोन फ्रॉम सेंचुरीज। वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल डिजीज़ जो है सदियों से हमें मालूम है। द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ अगेंस्ट विच प्रिवेंशन वाज डेवलप वाज अ वायरल डिजीज़।
कि सबसे पहली इन्फेक्शन कोज करने वाली जो बीमारी थी या कह लें कि इन्फेक्शस डिजीज़ थी, उसके अगेंस्ट जो भी हमने अपना प्रिवेंशन कह लें या क्योर डिस्कवर किया था वो एक वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट ही किया था। हम लोग इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से वायरस की डिस्कवरी में अपना किरदार अदा किया है। सबसे पहले हम लोग एडवर्ड जेनर का वर्क देखेंगे, वर्क ऑफ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक साइंसदान था। ये जिस तरह के एरिया में रहता था वहाँ पे ये जो गवाले का कारोबार होता था, गवालों का, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। तो वहाँ पे गवाले क्या करते थे, मवेशी पालते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनका दूध दोते थे, धोने के बाद मार्केट में उसकी तजारत करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो गाय कह लें या जानवर कह लो, उनमें एक बीमारी सामने आई, वो थी काउ पॉक्स। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसने इलाज दरियाफ्त किया था। इसने क्या किया कि वो काउ पॉक्स जो थे मतलब जो गायें थी, जो उनका दूध देने वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे छोटे छोटे दाने बन जाते थे, जिसको हम लोग उर्दू में छाले भी कह सकते हैं। तो इसने वो छालों से उसका रेशा लिया, यानी कि काउ पॉक्स का जो विक्टिम था उसका रेशा लिया, और वो रेशा लेने के बाद इसने क्या किया कि एक गली के कोई भी मोहल्ले का एक लड़का था 8 साल का, जिसका नाम था जेम्स फिप्स। उसके अंदर इसने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। वो फिर थोड़े दिन बाद इसने ऑब्ज़र्व किया कि उस बच्चे को भी काउ पॉक्स हो गया था। अब इसने फिर क्या किया कि इसने एक स्मॉल पॉक्स का मरीज़ ढूंढा। स्मॉल पॉक्स के मरीज़ के जो छाले थे, उसके जिस्म के ऊपर जो छाले बने हुए थे, उसमें से रेशा लिया। रेशा लेने के बाद इसने उसी 8 साल के बच्चे के अंदर वो स्मॉल पॉक्स का जो इसने वो स्मॉल पॉक्स के जो छाले थे, उसमें से जो रेशा लिया था, उसी बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन फिर बाद में इसने ऑब्ज़र्व किया कि उस बच्चे के अंदर वो बीमारी डेवलप नहीं हुई, स्मॉल पॉक्स यानी कि काउ पॉक्स के जो रेशा डालने से उसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इम्यूनिटी वही होता है ना, किसी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की जो कुव्वत होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी बॉडी की जो कुव्वत होती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो जब इसने काउ पॉक्स का पस कह लें, काउ पॉक्स के जो पस जो थी, इसने उस बच्चे की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी, तो तभी क्या हुआ, उस बच्चे की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, और जिसकी वजह से उसने स्मॉल पॉक्स की बीमारी को शो नहीं किया। इस तरह इसने उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी। इन 1976 एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड एन इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ अ वायरल डिजीज स्मॉल पॉक्स, कि इसने क्या किया था कि स्मॉल पॉक्स के बीमारी के इलाज के लिए एक बहुत अच्छा मेथड दिया था। ही रिमूव्ड मटीरियल फ्रॉम काउ पॉक्स लेयन ऑन द हैंड ऑफ मिल्कमेड एंड इंजेक्टेड इनटू 8 years ओल्ड बॉय जेम्स फिप्स, कि इसने क्या किया कि काउ पॉक्स के जो छाले थे उसके अंदर से इसने उसका मटीरियल, जिसको रेशा कह सकते हैं, पस कह सकते हैं, वो रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इसने 8 साल का एक लड़का जेम्स फिप्स, उसके बॉडी के अंदर इसने वो एंटर कर दिया। आफ्टर 6 weeks द बॉय वाज इंजेक्टेड विद पस फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम, कि इसने 6 हफ्ते बाद क्या किया कि वो जो स्मॉल पॉक्स का जो मरीज़ था, उसके जो स्मॉल पॉक्स के छाले थे उसके अंदर से भी इसने रेशा लिया, और उसने वो 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ही डिडंट डेवलप डिजीज़, कि उसके अंदर कोई बीमारी शो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने जब काउ पॉक्स का पस उसकी बॉडी के अंदर एंटर किया था, तो तब क्या हुआ था, उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स की बीमारी उसके अंदर डेवलप ही नहीं हुई। Jenner used material for vaccination from cowpox lions and successfully vaccinated 23%, कि उसने इसी तरीके से 23 लोगों को मज़ीद वैक्सीनेट किया और उन पर मुशाहदा किया, और उसके बाद फिर इसने काफ़ी मिलियंस ऑफ पीपल पर ये वैक्सीनेशन का तरीका मुतारिफ़ करा दिया। एज द मटीरियल वाज ऑब्टेन फ्राम काउ जो है वो लैटिन में इसको वैका कहते हैं। तो जैसा कि वो जो पहला मटीरियल हम लोगों ने काउ से लिया था, यानी कि वैका से, तो वैका से इस मेथड का नाम हम लोगों ने वैक्सीनेशन रख दिया था, और इसको वैक्सीनेशन लुइस पास्चर ने कहा था। अब आप लोगों को नीचे पिक्चर्स नज़र आ रही होगी, लेफ़्ट साइड पे जो पिक्चर है वो आपको दिखा रही होगी कि ये जेम्स फिप्स की बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, काउपॉक्स का जो पस है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है थ्रू इंजेक्शन। अब ये राइट साइड पे आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है वो आपको नज़र आ रही है, ये काउपॉक्स के जो लेयंस है, कह लें कि जो छाले होते हैं काउपॉक्स के दौरान बॉडी के ऊपर, ये वो वाले शो कर रही है। इसके बाद मज़ीद चार्ल्स चैम्बरलैंड ने काम किया था, वर्क ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड। इसने क्या किया था, जो रैबिज़ बीमारी होती है, रैबिज़ बीमारी भी एक वायरस की वजह से कोज होती है, तो इसने उस वायरस को डिस्कवर किया था। रैबिज़ बीमारी होती है क्या, रैबिज़ बीमारी जो होती है गली मोहल्ले के आवारा कुत्ते वगैरह के काटने की वजह से हो जाती है।
बीमारी, उसको हम लोग रैबिस में कहते हैं। चैम्बरलैंड इन 1884 फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सलेन फिल्टर्स। उसने ये डिस्कवर किया था कि जो पोर्सलेन फ़िल्टर्स मिट्टी के बने हुए फ़िल्टर्स होते हैं, इसने ये डिस्कवर किया था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मिट्टी के बने हुए फ़िल्टर्स के अंदर से पास कर ही नहीं सकते, इनका साइज़ बड़ा होता है। हाउएवर एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैबिस कैन पास थ्रू दीज फिल्टर्स, लेकिन जो रैबिस कोज करते हैं एजेंट्स वो क्या करते हैं कि वो इन फिल्टर्स में से गुजर जाते हैं। दीज अनसीन एजेंट्स वर कॉल्ड एज फिल्टरेबल वायरसेस। और फिर ये जो बगैर दिखाई देने वाले एजेंट्स थे उसको इसने फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दे दिया था। रैबिस क्या होती है? रैबिस इज़ अ डिजीज़ विच इज़ ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बाय बाइट्स ऑफ रैबिट, डॉग, फॉक्सेस, कैट्स, बैट्स एंड अदर एनिमल। वर्क ऑफ इवानोस्की। नेक्स्ट इवानोस्की ने काम किया था, इसने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ पे काम किया था। ये एक तंबाकू के प्लांट के ऊपर डिजीज़ क्रिएट होती थी और इसकी वजह कौन बनता था? टोबैको मोज़ेक वायरस। इसने उस वायरस को डिस्कवर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये वाली जो पिक्चर है आपको दिखा रही है इस डिज़ीज़ को शो करिए। ये तंबाकू का प्लांट है, उसके पत्ते के ऊपर ये इस तरह की डिज़ीज़, इस तरह के सिम्टम्स अपेयर होते हैं जो इस डिज़ीज़ को शो करते हैं। मोज़ेक का मतलब होता है मोटल्ड, मतलब बिखरे हुए। इसने क्या किया था कि इसने जो इन्फेक्टेड प्लांट थे उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद उनका पानी निकाला। पानी निकालने के बाद उनको फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद इसने जो फ़िल्ट्रेट इसके पास आया था, इसने वो फ़िल्ट्रेट को क्या किया, इसने हेल्दी जो प्लांट्स थे तंबाकू के उसके ऊपर रब कर दिया। और थोड़े दिन बाद मुशाहिदा किया तो इसने देखा कि उन प्लांट्स के ऊपर भी ये डिज़ीज़ कोज हो गई थी। तो तब यही कंसिडर किया जाता था कि ये बैक्टीरिया की वजह से कोज होती है। लेकिन फिर बाद में इसने भी यही कहा कि ये अनसीन एजेंट्स थे जो कि फ़िल्ट्रेट के अंदर मौजूद थे जिन्होंने ये बीमारी को कोज किया, और इस बीमारी को कोज करने वाले एजेंट्स का नाम था टोबैको मोज़ेक वायरसेस। इन 1892 इवानोस्की डिस्कवर्ड एन एजेंट दैट कोज टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ही ऑब्टेन्ड बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट्स, कि इसने जो इन्फेक्टेड प्लांट थे वहाँ से बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट हासिल किया था। वही उनको ग्राइंड करने के बाद, पानी निकालने के बाद उनको फिल्ट्रेशन करने के बाद जो फिल्ट्रेट उनके पास आया उसमें बैक्टीरिया मौजूद नहीं थे। एंड प्लेस इट ऑन हेल्दी लीव्स ऑफ टबाकू, और तंबाकू के जो हेल्दी लीव्स थे वहाँ पे इसने इसको प्लेस कर दिया। द फिल्ट्रेट कोज डिजीज़ इन हेल्दी प्लांट्स, लेकिन जो फिल्ट्रेट था उसने जो सेहतमंद पौधे थे उसके अंदर भी बीमारी कोज कर दी। लेटर दिस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स वर आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द विक्टिम्स ऑफ मैनी डिजीज़। इसके अलावा बाद में जब मुशाहदात किए गए तो उसमें ये वाले जो एजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे मरीज़ों में भी नज़र आए, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड येलो फीवर। वर्क ऑफ W.M. स्टेनले। नेक्स्ट स्टेनले ने काम किया था, इसने भी टोबैको मोज़ेक वायरस पे काम किया था। इसने उसको क्रिस्टलाइज़ करवाया उस वायरस को, और क्रिस्टलाइज़ करने के बाद उसकी केमिकल नेचर देखी कि केमिकल नेचर क्या होती है। और फिर बाद में इसने स्टेनले इन 1935 क्रिस्टलाइज द टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या इसने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज़ किया। केमिकली वायरस इज़ कम्पोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, और इसने फिर बताया कि जो केमिकल नेचर होती है वो वायरस की, वो सिर्फ यही होती है कि ये न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने वायरस का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसकी डिस्कवरी पढ़ी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस लेक्चर को या इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आगे शेयर करें। थैंक यू।